हेलो दोस्तों, मैं हूं आजाद सिंह। आप देख रहे हैं आज टेक्निकल अड्डा यूट्यूब चैनल। आज हम आपके सामने फिर से हाजिर हैं ईसीडी का कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन का टॉपिक लेकर के। इससे पहले का जो वीडियो था वो था कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन का। तो यदि आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाके जरूर चेक करें। तो चलते हैं, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो मेरा वीडियो है वो है कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन का। आपने देखा था पहला वीडियो था कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन का। ये भी देखा था आपने कि जब भी ट्रांजिस्टर को एज ए एम्पलीफायर यूज करते हैं तो हमें 4 टर्मिनल की आवश्यकता होती है। कितने? 4 टर्मिनल की हमें आवश्यकता होती है। और ट्रांजिस्टर है वो हमारे 3 टर्मिनल डिवाइस है। ट्रांजिस्टर है वो हमारी 3 टर्मिनल डिवाइस है। ऐसे में हम लोग क्या करते थे कि एक टर्मिनल को बारी बारी से कॉमन करते थे। जैसे एक टर्मिनल को हम लोग बारी बारी से कॉमन करते थे तो उस तरीके से हमारे पास जो कॉम्बिनेशन बनते थे वो कितने बनते थे? 3 कॉम्बिनेशन बनते थे। मतलब कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन और कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। पिछला लेक्चर था वो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन पर था और आज का जो लेक्चर है वो है कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन का। क्या है आज का लेक्चर? वो है कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन का। और अगला जो लेक्चर आने वाला है वो है कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन का। तो ये भी हमने देखा था पिछले लेक्चर में कि ट्रांजिस्टर को जब भी हम एज ए एम्पलीफायर यूज करते हैं तो ट्रांजिस्टर को हमें एक्टिव रीजन में रखना होगा। एक्टिव रीजन में रखना होगा। तो एक्टिव रीजन की जो शर्त थी वो थी कि जब भी हमें ट्रांजिस्टर को एज ए एक्टिव एम्पलीफायर यूज करेंगे तो हमें एक्टिव रीजन में रखना होगा। एक्टिव रीजन का मतलब है J1 जंक्शन को हमें फॉरवर्ड बायस रखना होगा और J2 जंक्शन को हमें रिवर्स बायस रखना होगा। अब इसमें जो J1 जंक्शन था वो था क्या था? ये वाला J1 जंक्शन था, ये J2 जंक्शन था। मतलब ये एमीटर टर्मिनल एमीटर सेक्शन था, ये बेस वाला था और ये आपका कलेक्टर था। तो ये जो टर्मिनल हुआ है वो कौन सा? एमीटर टर्मिनल होगा और ये वाला आपका बेस टर्मिनल होगा और ये वाला आपका कौन सा टर्मिनल होगा? कलेक्टर टर्मिनल। ठीक है। तो हमें पता है कि जब भी हमें ट्रांजिस्टर को एज ए एम्पलीफायर यूज करना होगा तो एक्टिव रीजन में रखना होगा और एक्टिव रीजन की शर्त है कि J1 जंक्शन को फॉरवर्ड बायस रखना होगा। तो कहने का मतलब है इसे हमें फॉरवर्ड बायस रखना होगा। तो इधर से हमें पॉजिटिव इधर नेगेटिव बैटरी को कनेक्ट करना होगा। तो ये जो बैटरी लगेगी वो BEE बैटरी लगेगी यहाँ पे और इधर J2 जंक्शन को हमें रिवर्स बायस कनेक्ट करना होगा। तो इसमें हमें बैटरी को रिवर्स बायस कनेक्ट करना होगा। मतलब इधर पॉजिटिव और इधर निगेटिव कनेक्ट करना होगा। ये जो बैटरी होगी वो VCC बैटरी होगी। और ये भी हमने देखा था कि जब हम इसमें KCL अप्लाई करते थे तो क्या होता था कि करंट की जो डायरेक्शन थी वो कुछ इस प्रकार से IB जो थी, जो बेस करंट है वो अंदर की तरफ फ्लो कर रही थी और IC जो थी वो बाहर की IE जो थी वो बाहर की तरफ फ्लो कर रही थी और IC भी हमारी अंदर की तरफ फ्लो कर रही थी। ये हमें करंट KCL लगाने पर, करंट किरचॉफ लॉ लगाने से हमें पता लगा था पिछले लेक्चर में। तो उसी से हमने एक इक्वेशन भी निकाली थी। अभी हम देखें तो इसमें इनके इनपुट पैरामीटर क्या होते हैं और आउटपुट पैरामीटर क्या होते हैं। इससे पहले हम यहाँ पे आपको एक बात याद दिला दें कि जो इसके बीच में वोल्टेज होगी वो क्या होगी? VBE होगी। इसके बीच में जो वोल्टेज होगी वो VBE होगी और इसके बीच में जो वोल्टेज होगी वो होगी VCE होगी। ओके, ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी होगी। तो ये जो वोल्टेज होगी VCE ये आउटपुट वोल्टेज होगी और VE जो होगी वो इनपुट वोल्टेज होगी। तो यहाँ पे यदि हम इनपुट आउटपुट पैरामीटर लिखें तो इनपुट वोल्टेज क्या होगी? इनपुट वोल्टेज यदि आपसे पूछे तो क्या होगी? VBE होगी। और यदि हम आपसे पूछे इनपुट करंट क्या होगी तो आप क्या कहेंगे? इनपुट करंट जो होगी वो हमारी IB होगी। और यदि हम आपसे पूछें कि आउटपुट वोल्टेज क्या होगी तो आउटपुट वोल्टेज जो होगी वो होगी VCE। और आपसे कहें कि हम आउटपुट करंट क्या होगी तो वो होगी हमारे पास IC। तो ये हमारे थे इनपुट आउटपुट पैरामीटर थे और हमने इसी में KCL अप्लाई किया था तो हमें प्राप्त हुआ था कि IE इक्वल टू IC प्लस IB। तो हमें यहाँ से पता है कि जब भी हम IC की वैल्यू को चेंज करेंगे तो हमारी IB वैल्यू भी चेंज होगी। मतलब IC की वैल्यू यदि हम चेंज करेंगे तो IB की वैल्यू भी हमारी चेंज होगी। ये बात हमें पता है यहाँ से।
ठीक है। तो एक हमने ये भी इक्वेशन देखी थी पिछले लेक्चर में, अल्फा के टर्म्स में हमने पिछले लेक्चर में देखी थी। यदि आप लोगों ने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज उसको जरूर देखिएगा। मैंने पिछले लेक्चर में एक इक्वेशन देखी थी, आई सी बराबर अल्फा आई ई प्लस आई सी वी ओ। ये जो थी वो हमारी क्या थी, लीकेज करंट थी। लीकेज करंट थी जो कि माइनॉरिटी कैरियर के कारण फ्लो हो रही थी। तो इसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानते हैं और इसे इक्वेशन नंबर सेकंड मानते हैं। तो यदि हम देखें कि इक्वेशन नंबर सेकंड में आई ई की वैल्यू रखने पर तो यदि हम इसमें आई ई की वैल्यू रखते हैं तो क्या होएगा, हमारे पास आई सी बराबर अल्फा आई सी प्लस आई वी प्लस आई सी वी ओ। इसे हम शॉर्ट में कर देते हैं, आप लोग इसे कर लीजिएगा। आई सी बराबर अल्फा आई सी प्लस आई वी प्लस आई सी वी ओ। तो इधर से हम इसे लाएंगे और सॉरी यहाँ पे अल्फा लगेगा, ठीक है। तो जो अल्फा आई सी इधर आएगा तो क्या होएगा, आई सी कॉमन ले लेंगे तो क्या होएगा, 1 माइनस अल्फा बराबर अल्फा आई वी प्लस आई सी वी ओ। अब ये इक्वेशन प्राप्त हुई और इसमें हम क्या करेंगे कि दोनों पक्षों में 1 माइनस अल्फा से भाग देने पर, यदि हम भाग दे देते हैं दोनों पक्षों में तो क्या प्राप्त होएगा, इससे ये कट जाएगा। तो आई सी बराबर अल्फा आई वी अपॉन 1 माइनस अल्फा प्लस आई सी वी ओ अपॉन 1 माइनस अल्फा। ये इक्वेशन हमारे पास प्राप्त हो जाती है। यदि आपने पिछला लेक्चर देखा होगा तो आपको पता होगा पिछले लेक्चर में जो था वो अल्फा का मान क्या था, आपका अल्फा का जो मान था वो था आई सी अपॉन आई ई। आपने देखा होगा, यदि नहीं पता है तो प्लीज पिछला लेक्चर जरूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। और बीटा का जो मान था वो था आई सी अपॉन आई वी। ये कैसे निकाला था मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे डिस्क्राइब करके बता देता हूँ कि देखिए आई ई जो बराबर होता है आई सी प्लस आई वी के बराबर होता है। यदि हम दोनों पक्षों में आई सी से भाग दे तो क्या होएगा, देखिए आई ई बटे आई सी बराबर 1 प्लस आई वी अपॉन आई सी, ये प्राप्त होएगा। तो ये जो है वो हमारा क्या है, अल्फा है। ये क्या है, हमारा अल्फा है, सॉरी ये 1 अपॉन अल्फा हो जाएगा क्योंकि ये उल्टा है। तो 1 अपॉन अल्फा बराबर 1 प्लस ये जो है वो क्या है, हमारा बीटा है। तो इसे यदि हम उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन बीटा हो जाएगा, सॉरी इतना हुआ। इसके बाद हम इसे 1 को इधर लाते हैं तो क्या होएगा, 1 माइनस अल्फा माइनस 1 बराबर 1 अपॉन बीटा। तो इसे हमें यदि सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस अल्फा बटे अल्फा बराबर 1 अपॉन बीटा। तो बीटा की जो वैल्यू निकलेगी वो क्या आएगी हमारे पास, अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। बीटा की वैल्यू क्या आई, बीटा बराबर अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा, ओके। और यदि हम इसमें क्या करेंगे, बीटा की जो वैल्यू निकली है इसमें यदि हम 1 को ऐड कर दें दोनों पक्षों में 1 को जोड़ने पर, ओके, जो बीटा की वैल्यू आई थी, बीटा बराबर जो आई थी 1 अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा, इसमें यदि हम ऐड कर दें दोनों पक्षों में 1 तो बीटा प्लस 1 बराबर अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा प्लस 1। इसको हम सॉल्व करेंगे तो बीटा प्लस 1 बराबर यहाँ से आ जाएगा तो 1 माइनस अल्फा हो जाएगा, यहाँ पे सॉरी 1 माइनस अल्फा, और ये अल्फा माइनस इधर आ जाएगा प्लस 1 माइनस अल्फा। तो यहाँ से ये अल्फा अल्फा कैंसिल हो जाएगा और आ जाएगा बीटा प्लस 1 बराबर 1 अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो ये आपका आ जाता है 1 अपॉन 1 माइनस अल्फा। दोनों अल्फा और बीटा की वैल्यू हम इस इक्वेशन में रखेंगे तो क्या आएगा, आई सी बराबर अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा, क्योंकि है बीटा तो हम यहाँ पे रख देंगे बीटा आई वी प्लस आई सी बी ओ, मतलब 1 अपॉन 1 माइनस अल्फा है वो क्या है, बीटा प्लस 1 और इसे हम रखेंगे आई सी बी ओ। तो ये जो इक्वेशन आ जाती है हमारे पास, यहाँ पे यदि हम इसे देखें तो ये क्या है
ये जो ICBO था ये क्या था, हमारा कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के लिए था लीकेज करंट। यदि हम इसको टोटल को ले लें तो ये जो हमारा हो जाएगा वो ICEO हो जाएगा, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन का। तो इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, IC इक्वल टू बीटा IB प्लस ICEO। ओके, तो इस तरीके से इसे हम ड्राइव करते हैं। अल्फा और बीटा का मान भी हम लोग यहाँ से फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यदि हम यहाँ पे ये भी देखें, एक चीज यहाँ पे ये देखें कि ICEO है वो बहुत कम है, बहुत कम है कितने IB के। तो हम इसे निगलेक्ट कर देंगे इस वाली इक्वेशन में। यदि हम ICEO को निगलेक्ट कर दें तो हो जाएगा हमारे पास बीटा बराबर बीटा IB बराबर IC, और बीटा का मान यदि हम निकालें तो IC अपॉन IB ये प्राप्त होता है। तो यहाँ पे यदि हम देखें कि अल्फा और बीटा क्या है, अल्फा और बीटा क्या है, तो अल्फा जो है वो हमारा क्या है, करंट गेन है, करंट गेन है कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन का। बीटा जो है वो है करंट गेन कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन का। ओके, या शॉर्ट में लिखी हुई लैंग्वेज आपको समझ में आ रही होगी, यदि ना समझ में आ रही हो तो आप समझ लीजिएगा। जो अल्फा है वो करंट गेन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन का है, और जो बीटा है वो है करंट गेन कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन का। ये पूरा था आपका कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन का लेक्चर था। यदि हम अगले लेक्चर में देखेंगे कि इसके इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, इसके आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। मैंने पिछला वीडियो जो बनाया था वो एक ही में ही मैंने उसमें इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स को ड्रॉ किया था, लेकिन फिर आप लोगों की कमेंट आई थी कि सर ये बहुत बड़ा वीडियो हो जाता है, देखने में थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है, कहीं समझ में नहीं आता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसे 2 पार्टों में डिवाइड कर दिया जाए। तो इस पार्ट में हमने बेसिक कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन के जो फार्मूलेज थे, जो अल्फा बीटा में रिलेशन था, उसको ड्राइव किया हुआ है। नेक्स्ट में हम लोग इसके इनपुट पैरामीटर्स को देख करके इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स करेंगे, और आउटपुट पैरामीटर को देख करके इसके आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स करेंगे। तो प्लीज़ यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो अपलोड होगा उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत पहुंच जाएगी। और यदि वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो नए टॉपिक के साथ। तब तक देखते रहिए आज टेक्निकल अड्डा यूट्यूब चैनल। थैंक यू।